हेलो बच्चों। पिछली क्लास में जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं यानी कि जो फोटॉन होते हैं, फोटॉन के पार्टिकल्स के पास मोमेंटम होता है और उनके पास एनर्जी होती है। ठीक है। और क्योंकि लाइट के पास मोमेंटम होता है, इसी वजह से डी ब्रॉगली ने ये बताया कि मैटर के पार्टिकल्स के पास भी मोमेंटम के साथ साथ एनर्जी बिहेवियर यानी कि वेव भी होना चाहिए। यानी कि अब हमारे पास एक क्लैरिटी है कि लाइट के पार्टिकल्स के पास ड्यूअल बिहेवियर होता है और कुछ सर्कमस्टांसेस में पार्टिकल्स के पास भी ड्यूअल बिहेवियर होता है। और ड्यूअल बिहेवियर का मतलब हुआ कि मैटर बिहेवियर एज वेल एज वेव बिहेवियर। ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे कह सकते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय रेडिएशन या कह सकते हो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लाइट रेज। ठीक, जिसको हम कहते हैं रेडिएशन प्रेशर। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर हिंदी में कहें तो कह सकते हैं विकिरण दाब। विकिरण दाब। ज्यादातर अब आप एक चीज सोचिए कि क्या लाइट किसी चीज के ऊपर दबाव डाल सकती है? कम से कम हम लोगों को तो आज तक ये फील नहीं हुआ। क्या लाइट किसी भी चीज पर दबाव डाल सकती है? अगर लाइट किसी चीज पर दबाव डाल सकती है तो वो दबाव क्या होगा और कितना होगा और कैसा होगा? ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे रेडिएशन प्रेशर के बारे में और इस क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी जरूर करेंगे। तो सबसे पहले हम रेडिएशन प्रेशर पढ़ने से पहले समझते हैं कि अभी तक फोटॉन के बारे में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन बेसिक्स हैं जो हमें जरूरी है जानना। तो सबसे पहली बात तो हम लोग जानते हैं कि फोटॉन क्या होता है। फोटॉन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को कहते हैं। ठीक, एक फोटॉन के पास एनर्जी होती है और उस एनर्जी की वैल्यू उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन कितना हो गया? एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन कितना होता है? एच न्यू। एक फोटॉन की एनर्जी होती है एच न्यू और उसका दूसरा फॉर्मूला हो गया एच सी बाई लेमडा। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एज पर आइंस्टीन थियरी जो उन्होंने 1916 में दिया था, हर फोटॉन के पास मोमेंटम भी होगा। तो मोमेंटम ऑफ ईच फोटॉन, मोमेंटम ऑफ ईच फोटॉन, हर फोटॉन का मोमेंटम कितना होगा? ठीक, तो हर फोटॉन का मोमेंटम होता है एच न्यू बाई सी। एच न्यू बाई सी, जिसे हम डी ब्रॉगली के वेवलेंथ इक्वेशन से भी समझ सकते हैं कि P बराबर होता है एच बाई लेमडा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एक फोटॉन की एनर्जी कितनी है? एच न्यू। और एक फोटॉन का मोमेंटम कितना है? एच न्यू बाई सी। अब मान लीजिए कि लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है, तो लाइट के किसी सरफेस पे पड़ने पर मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ढेर सारे फोटॉन्स उस सरफेस पर पड़ते हैं। ढेर सारे फोटॉन्स उस सरफेस पे पड़ते हैं। मान लीजिए एक सरफेस है छोटा सा, इस सरफेस का एरिया है सपोज करिए ए। कहीं से इसके ऊपर लाइट आ रहा है, कहीं से इसके ऊपर क्या आ रहा है? लाइट आ रहा है। मान लीजिए यहां से लाइट आ रहा है, ये सोर्स हो गया और सोर्स का पावर मान लेते हैं कैपिटल P। अब सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स से हर डायरेक्शन में क्या निकलते हैं? ऑब्वियसली हर डायरेक्शन में निकलेंगे फोटॉन। जैसे सन से निकलेगा हर डायरेक्शन में फोटॉन, वैसे ही पॉइंट सोर्स से हर डायरेक्शन में क्या निकलेगा? फोटॉन निकलेगा। अब ये जो फोटॉन है वो फोटॉन का कुछ पार्ट यहां पर भी पड़ रहा होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि इस सोर्स से निकलने वाले सभी फोटॉन्स में से कितना फोटॉन इस सरफेस पे पड़ते हैं। जैसे आपके कमरे में लाइट है, लाइट चाहे बल्ब हो, चाहे ट्यूब लाइट हो, या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, उस सोर्स ऑफ लाइट से जो फोटॉन निकल रहे हैं वो फोटॉन का कितना नंबर
आपकी कॉपी पे पड़ता है एक यूनिट टाइम में, मान लीजिए 1 सेकंड में, 2 मिनट में, 10 मिनट में, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम में कितने नंबर ऑफ फोटॉन आपकी कॉपी पे पड़ते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए सबसे पहले वही समझते हैं। तो मान लीजिए कि P क्या है, पावर ऑफ सोर्स। P क्या है, पावर ऑफ सोर्स। अगर कैपिटल P पावर ऑफ सोर्स है तो इसका क्या मतलब हुआ, पावर का मतलब होता है वर्क पर यूनिट टाइम, यानी एनर्जी रेडिएशन पर यूनिट टाइम। और एनर्जी रेडिएशन पर यूनिट टाइम का मतलब क्या हुआ कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम में निकल रहे हैं। अब मान लीजिए टाइम है 1 सेकेंड, तो टाइम हो गया 1 सेकेंड। नंबर ऑफ फोटॉन कैसे निकालेंगे, तो एच न्यू इंटू नंबर ऑफ फोटॉन, कैपिटल एन। ठीक, जहां कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम। बात क्लियर है। सो आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स रेडिएटेड बाय सोर्स इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, या कह सकते हो इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने फोटॉन रिलीज करेगा, 1 सेकेंड में कितने फोटॉन रिलीज करेगा, कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, 1 सेकेंड में कितने फोटॉन रिलीज करेगा, तो भाई पावर कितना है, P इंटू टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एनर्जी, एनर्जी हो जाएगा ना। और नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम निकालना है, डिवाइडेड बाई कर दीजिए किसको, एक फोटॉन की एनर्जी को। कैसे, ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ फोटॉन कितना है, n, एक फोटॉन की एनर्जी कितनी है, h न्यू। तो टोटल फोटॉन्स की एनर्जी हो गई n इंटू एच न्यू। क्लियर। उधर पावर कितना है, p। 1 सेकेंड में रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो पावर इंटू टी कर देने पर हमको क्या मिलेगा, टोटल नंबर, पावर इंटू टी करने पे क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन हो गया पी टी बाई एच न्यू, पी टी बाई एच न्यू। पर ये अभी हमारा नंबर ऑफ फोटॉन्स रेडिएटेड बाई सोर्स इन 1 सेकेंड चाहिए हमको। हमारा निकला है नंबर ऑफ फोटॉन्स रेडिएटेड बाई सोर्स इन टी टाइम। इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स रेडिएटेड बाई सोर्स इन टी टाइम। क्लियर है। अब अगर 1 सेकेंड के लिए चाहिए तो फॉर टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, फॉर टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, हम इसको स्मॉल एन लिख सकते हैं, कैपिटल एन बाई टाइम। नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एन। तो हो जाएगा टी से डिवाइड, तो फॉर्मूला हो गया पी बाई एच न्यू। क्या आया, पी बाई एच न्यू। सो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ रेडिएटेड फोटॉन कितने हुए, पी बाई एच न्यू। अगर हिंदी में आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं कैसे, एक फोटॉन की ऊर्जा एच न्यू, एक फोटॉन का संवेग एच न्यू बाई सी, पावर यानी कि शक्ति, स्रोत का शक्ति कितना है P, और उसके आया हमारा 1 सेकेंड में रेडिएटेड, 1 सेकेंड में विकिरित फोटॉनों की संख्या हो जाएगा स्मॉल एन, एन बाई टी, पी बाई एच न्यू। ये क्या है, कैपिटल एन इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम डिवाइडेड बाई एच न्यू, नंबर ऑफ फोटॉन्स रेडिएटेड बाई सोर्स इन टी इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है। आप इसका एक अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, ताकि आप नोट्स बना सकें। क्लियर है। अब देखिए 1 सेकेंड में कितने फोटॉन्स रिलीज होते हैं, पी बाई एच न्यू। अब एक बात बताइए, 1 सेकेंड में रेडिएटेड फोटॉन्स की संख्या कितनी है, पी बाई एच न्यू। ठीक है।
याद करना है, 1 सेकेंड में रेडिएटेड फोटॉन्स की संख्या कितनी है? P बाई एच न्यू। अब हम हर चीज क्या करेंगे? 1 सेकेंड के लिए करेंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, रेडिएटेड पर सेकेंड, स्मॉल n इक्वल टू हुआ P बाई एच न्यू, जहां P है पावर ऑफ सोर्स। ठीक, अब ये रहा पावर ऑफ सोर्स, पावर मतलब सॉरी सोर्स, और इस सोर्स से अलग अलग डायरेक्शन में फोटॉन्स रिलीज होते हैं, हर डायरेक्शन में। अब पॉइंट सोर्स है तो हम मान ले रहे हैं कि हर डायरेक्शन में हो रहा। अब एक बात सोचिए कि ये फोटॉन हर डायरेक्शन में जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर जगह पे कितने नंबर ऑफ फोटॉन पड़ेंगे, किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने फोटॉन पड़ेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, अब कैलकुलेट करेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एक वीडियो, पिछली वीडियो में हमने आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में बताया था। कैसे डिफाइन करेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट? अमाउंट ऑफ एनर्जी या अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट ऑन ए यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम। हिंदी में कहें तो एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाले आपतित विकिरित ऊर्जा को क्या कहते हैं? उसकी तीव्रता। तो एकांक समय में आपतित एकांक आयतन पर पड़ने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? उसकी तीव्रता। अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन यूनिट एरिया, इंसिडेंट ऑन यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल पर आपतित विकिरित ऊर्जा की मात्रा को हम उस प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। क्लियर है? इसे डिनोट जनरली किससे करते हैं? इसे डिनोट करते हैं जनरली आई से। और हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इक्वेशंस में देखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो करंट होता है वो करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश की तीव्रता पर। ठीक, तो कैसे डिपेंड करता है देखिए, आई क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट है, ठीक है, ये कैसे निकलेगा? तो सिंपल सी बात है, अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ठीक, डिवाइडेड बाई पर यूनिट टाइम यानी टाइम इनटू एरिया। क्लियर है? बात समझ में आई? टोटल नंबर ऑफ फोटोन को कैसे लिखे थे? P बाई एच न्यू से, P बाई एच न्यू इंटू T से। टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना था? टोटल नंबर ऑफ फोटॉन इन तीन टाइम P T बाई एच न्यू। एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन कितना है? एच न्यू डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल कितना है? T, और एरिया, एरिया तो डिपेंड करता है कि कहां पर ये एनर्जी निकल रही है, कहां पे एनर्जी पहुंच रही है। तो हम मान लेते हैं कि जो सोर्स है, सोर्स से r डिस्टेंस पर हमको क्या निकालना है? इंटेंसिटी। सोर्स से r डिस्टेंस पर क्या निकालना है? इंटेंसिटी निकालना है। तो इसके लिए हम मान लेंगे कि अगर इसके चारों तरफ एक स्फीयर होता, सोर्स के चारों तरफ सिमेट्रिकली r रेडियस का क्या होता है? स्फीयर होता, तो सोर्स से निकलने वाली सभी फोटॉन्स कहां पहुंचते? उसी के सरफेस पे, क्योंकि अंदर क्या है? सोर्स है, तो सारे फोटॉन कहां पहुंचेंगे? उसी स्फीयर के अंदर वाले सरफेस पे। और अंदर वाले सरफेस का एरिया कितना होगा? तो 4 पाई r स्क्वायर होगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर होगा।
अब आप ध्यान दीजिए, एच न्यू से एच न्यू कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो हमारा आई का फॉर्मूला आया, क्या आया, P डिवाइडेड बाई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। P डिवाइडेड बाई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहां से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि ध्यान दीजिए कि इंटेंसिटी दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सोर्स। यानी अगर आप सोर्स से ज्यादा दूर हैं तो वहां इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होगी, और आप सोर्स के नजदीक हैं तो वहां इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी। इसीलिए टेबल लैंप लगा के पढ़ा जाता है ताकि ज्यादा फोटोन पड़े सरफेस पे, ज्यादा हमको दिखाई दे। सो आई इक्वल्स टू पी बाई 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इस दूरी पर, कुछ दूरी पर यानी आर डिस्टेंस पर, मान लीजिए जो सरफेस था उस सरफेस का एरिया है ए, उस सरफेस का एरिया कितना है, ए। आर दूरी पे जो सरफेस है उस सरफेस का एरिया कितना है, ए। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन प्लेट ऑफ एरिया ए, ए एरिया के प्लेट पे नंबर ऑफ फोटॉन्स, कितने फोटॉन पड़ेंगे, कितने नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट होंगे। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन प्लेट ऑफ एरिया ए कितने देर में, इन 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में। तो सिंपल सी बात है, नंबर पर यूनिट टाइम, पर यूनिट ए, नंबर पर यूनिट टाइम कैसे निकालेंगे, स्मॉल एन डैश कर देना, कैपिटल एन, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन रेडिएटेड। रेडिएटेड नहीं पता करना, हमको पता करना कितने पड़े, तो एन डैश पड़े। ठीक, ये क्या है, रेडिएटेड अमाउंट है, रेडिएटेड नंबर ऑफ फोटॉन्स है, ये क्या है, रेडिएटेड नंबर ऑफ फोटॉन्स। हमको चाहिए इंसिडेंट फोटॉन्स, इस सरफेस पे कितना पड़ा। तो सिंपल सी बात है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी में क्या क्या आता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्लियर है। अमाउंट में ही ऑलरेडी हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन, इनकॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। तो अमाउंट, नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कैसे निकालेंगे, ठीक, अमाउंट, नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट ऑन यूनिट एरिया। अब देखिए कैसे निकालेंगे। क्लियर है। इंटेंसिटी, इस इंटेंसिटी में क्या क्या है, एनर्जी है, ठीक, एनर्जी है, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स है, टाइम है और एरिया है। टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स है, इंसिडेंट एनर्जी का, रेडिएशन का एनर्जी है, और क्या है, और क्या है, एरिया है। तो सिंपल सी बात है, इन नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन प्लेट पर यूनिट एरिया कैसे निकालोगे, या आप कह सकते हैं इसको और आसान तरीका कैसे कर दें। तो देखिए, और सिंपली पार्ट बाय पार्ट तोड़ दे रहे हैं हर चीज। इंटेंसिटी आ गई, अब आइए अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया ऑफ प्लेट ए। इस पॉइंट पर, उतनी दूरी पर, किस प्लेट पर, 1 सेकेंड में, सॉरी, पर यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम ऑन प्लेट ऑफ एरिया ए। ठीक, कैसे निकालेंगे, क्लियर है। अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम ऑन प्लेट ऑफ एरिया ए। एरिया ऑफ प्लेट कितना है, ए। इंटेंसिटी में क्या क्या आता है, एनर्जी, टाइम और एरिया। टोटल एनर्जी, टाइम और एरिया। हमको क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, इसका मतलब है हमको चाहिए एनर्जी डिवाइडेड बाई एरिया। क्लियर है। 1 सेकेंड में तो निकाल सकते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, इसकी वैल्यू हो जाएगी
आई इंटू एरिया, और आई की वैल्यू है P बाई 4πr², P बाई 4π स्मॉल आर स्क्वायर इंटू ए, एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट। अब ये क्या मिल गया, अमाउंट ऑफ एनर्जी, और हमको चाहिए मान लीजिए नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन एरिया, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन प्लेट, इंसिडेंट ऑन प्लेट ऑफ एरिया इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में। तो ये आया 1 सेकेंड में आने वाली एनर्जी, और एनर्जी डिवाइडेड बाय एच न्यू कर देंगे तो हमको नंबर मिल जाएगा। सो एन डैश, ठीक, एन डैश इक्वल टू हो गया एनर्जी डिवाइडेड बाय, तो आई ए बाई एच न्यू, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया, तो हो जाएगा पी ए बाई 4π स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच न्यू। ये हमारा हो गया फॉर्मूला किस चीज का, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन प्लेट ऑफ एरिया ए इन 1 सेकेंड। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने ढेर सारे फॉर्मूले हम कैसे मैनेज करेंगे, तो आपको शुरुआत से बेसिक्स लेकर के ही चलना है, फॉर्मूला रटना नहीं है, रट नहीं पाएंगे, कंफर्म है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 बाय 1 पहले स्टेप बाय स्टेप डिटेल कर लेंगे, उसके बाद फिर बिना याद किए फॉर्मूला प्रयास करेंगे कि चीजों को सॉल्व कर सके। क्लियर है? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बेटा, हो गया। इसमें से P और 4πr² को क्या बोलते हैं, P और 4πr² को क्या बोलते हैं, I। तो हम चाहें तो हम इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं, वैसे लिखा ही हुआ आई ए बाई एच न्यू। ठीक, इतने फोटॉन पड़ते हैं 1 सेकेंड में इस एरिया पर, इतने फोटॉन पड़ते हैं 1 सेकेंड में इस एरिया पर। अब आप सोचिए, अगर इतने फोटॉन 1 सेकेंड में इस प्लेट पर पड़ रहे हैं और हर फोटॉन के पास मोमेंटम है, तो वो फोटॉन इस प्लेट पर मोमेंटम है हर फोटॉन का, प्लेट पर लाइट पड़ी, हो सकता है कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए, या हो सकता है कि कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाए, या हो सकता है कि कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाए और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हम 1 बाय 1 देखेंगे तीनों केस में कि तीनों केस में इस प्लेट पर पड़ने वाले रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू कितनी है, और ये जो लाइट पड़ रही है उस लाइट की वजह से फोटॉन पर कितनी एनर्जी, सॉरी कितना फोर्स एक्ट होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए, अब अगर हम याद करना चाहें पिछले स्लाइड को तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन प्लेट इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, स्मॉल एन डैश इज इक्वल टू आई ए बाई एच न्यू, आई ए बाई एच न्यू। ठीक, क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, हम मान के चले, मान लेते हैं कि जो सरफेस है वो पता नहीं कैसा है, रिफ्लेक्टिंग भी हो सकता है, टोटली एब्जॉर्बिंग भी हो सकता है, या
पार्शियली रिफ्लेक्टिंग और पार्शियली एब्जॉर्बिंग भी हो सकता है। ठीक, इस केस में हम पहले चेक, इस प्लेट के ऊपर पड़ेगा, इस प्लेट का एरिया कितना है, ए है। एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ फोटोन आ रहे हैं, आई ए बाई एच न्यू, जहां आई क्या है, आई है इंटेंसिटी, आई है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ए है एरिया ऑफ द प्लेट, एच न्यू आप जानते हैं एक फोटोन की एनर्जी है, जहां न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है और एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। जब ये प्लेट पर पड़ा तो या तो एब्जॉर्ब होगा या तो रिफ्लेक्ट होगा या पार्शियली एब्जॉर्ब पार्शियली रिफ्लेक्ट होगा। हमें नहीं पता कि कैसा होगा, तो चेक करें कि एक्चुअली ये फोटोन पड़ने के बाद क्या होगा। तो देखिए हर फोटोन के पास क्या होता है, एक मोमेंटम होता है, उस मोमेंटम की वैल्यू होती है एच न्यू बाई स्मॉल सी होता है। अब ये गया वहां लड़ गया, अगर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो फोटोन का मोमेंटम जीरो हो जाएगा, और अगर वापस आएगा तो फोटोन का मोमेंटम इतना ही होगा पर डायरेक्शन एच न्यू माइनस में होगा, माइनस एच न्यू बाई सी होगा। क्लियर है बात समझ में? तो फर्स्ट केस ले लेते हैं, फॉर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। सरफेस कैसा है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है, और परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। ठीक, तो लाइट गई, हर फोटोन के पास मोमेंटम है एच न्यू बाई सी, हर फोटोन गया, कोलाइड किया और एब्जॉर्ब हो गया। तो एक चीज बताइए, इनिशियल मोमेंटम ऑफ फोटोन, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन, मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन एच न्यू बाई सी। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो अंतिम संवेग क्या हो जाएगा ऑफ ईच फोटोन विल बी जीरो। तो चेंज कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन, ये हो जाएगा माइनस एच न्यू बाई सी, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर एक फोटोन का मोमेंटम इतना हुआ है चेंज, तो ये चेंज किसकी वजह से हुआ, प्लेट की वजह से। तो सिंपल, अगर फोटोन आया प्लेट पर एब्जॉर्ब हो गया तो प्लेट पर भी तो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है। सो मोमेंटम ट्रांसफर्ड ऑन प्लेट, मोमेंटम ट्रांसफर्ड ऑन प्लेट, मोमेंटम ट्रांसफर्ड ऑन प्लेट बाई ईच फोटोन कितना हो जाएगा, इतना ही होगा, पर डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी। अब ध्यान दीजिएगा, इसी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक फोटोन का मोमेंटम कितना ट्रांसफर हुआ, एच न्यू बाई सी। टोटल कितने फोटोन पड़े हैं एक सेकेंड में, आई ए बाई एच न्यू। सो टोटल चेंज इन मोमेंटम या टोटल मोमेंटम transferred, total momentum transferred on plate, total momentum transferred on plate, प्लेट पर पड़ने वाला टोटल मोमेंटम इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड कितना हुआ, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, मोमेंटम पर यूनिट टाइम, मोमेंटम पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, मोमेंटम पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, मोमेंटम पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, फोर्स फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड ऑन प्लेट इन 1 सेकेंड को ही क्या बोल सकते हैं, फोर्स, और वो फोर्स की वैल्यू होगी टोटल मोमेंटम इन 1 सेकेंड। तो आई ए बाई एच न्यू इंटू एक फोटोन का मोमेंटम कितना आ रहा है, एच न्यू बाई सी।
HNU बाई C, HNU से कट गया, बचा क्या, IA/C। सो फोर्स कितना लगा प्लेट पर, IA/C। अब आप समझिए, जब आप प्लेट अपने हाथ को किसी लाइट के सोर्स के सामने रखेंगे तो इतने एरिया पर कितना फोर्स लगेगा, IA/C। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा फोर्स होगा। क्लियर है? अब अगर फोर्स पता है तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर। सो रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला हो गया, रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला हो गया फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया यानी I/C। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। सो फॉर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस द रेडिएशन प्रेशर इज गिवन बाय I/C और फोर्स की वैल्यू होगी I/C इंटू ए। एक बात याद रखिए, रेडिएशन प्रेशर I/C, प्रेशर याद हो गया तो प्रेशर इंटू एरिया करेंगे, फोर्स आ जाएगा खट से। आई क्या है, आई है इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की तीव्रता। तो किसी भी प्लेट पर अगर कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग प्लेट पर लाइट के पड़ने से उसके ऊपर पड़ने वाला रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला होता है I/C। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर हो गया? अच्छा, मान लीजिए कि परफेक्टली एब्जॉर्बिंग ना हो बल्कि क्या हो, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। क्या हो, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे मिरर होता है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। उस केस में क्या होगा, फोटोन आएगा कितने मोमेंटम से, HNU/C से, पड़ेगा इस सरफेस पे और पड़ने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा और उस समय मोमेंटम हो जाएगा HNU/C। ठीक, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन HNU/C, जाते समय और आते समय लड़ने के बाद मोमेंटम कितना हो जाएगा, सेम वैल्यू पर कितनी, -HNU/C। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो -HNU/C माइनस फिर HNU/C तो हो जाएगा माइनस का 2HNU/C। तो जब इतना मोमेंटम चेंज हुआ फोटोन का तो वही मोमेंटम ट्रांसफर्ड हुआ प्लेट पर, तब फॉर्मूला हो गया 2HNU/C। सो रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रेडिएशन प्रेशर आया 2I/C। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो रेडिएशन प्रेशर है वो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस के कंपैरिजन में ट्वाइस है। एब्जॉर्बिंग पर ज्यादा फोर्स लगेगा कि कम, कम, और रिफ्लेक्टिंग पे ज्यादा। जैसे अगर फोटोन ऐसे गया रुक गया तो मोमेंटम ट्रांसफर कम हुआ, पर फोटोन ऐसे गया और वापस आ गया तो मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा। अगर से आके रुक गया तो मोमेंटम कम ट्रांसफर होगा, लेकिन अगर मोमेंटम ऐसे जाके वापस आ गया तो उस केस में ट्वाइस हो गया, 2I/C। आई क्या है, प्रकाश की तीव्रता, C स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए। हो गया? इस तरीके से हम लोगों का ये चैप्टर यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का चैप्टर थियरी में मुझे लगता है कि लगभग कंप्लीट हो गया है। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है या कोई टर्म आप पाते हैं कि सिलेबस में है आपके पर आप समझ नहीं पाए, तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम उस पर आपको आगे वीडियो
दे सकेंगे। अब हम लोग करेंगे इस चैप्टर से अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन। हमारा मेन टारगेट रहेगा जेईई मेंस और जेईई एडवांस का। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। इसके लिए मुझे पहले क्वेश्चन लिख के फिर मैं वीडियो स्टार्ट करके उसको समझाऊंगा आपको। क्लियर है, ताकि टाइम कम कंज्यूम हो। देखिए क्वेश्चन है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी E is lambda. If the kinetic energy of electron becomes E by 4, then its de Broglie wavelength will be। जेईई मेंस 2023 में 15 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। लेमडा ऑप्शंस आर लेमडा बाय रूट 2, लेमडा बाय 2, 2 लेमडा और रूट 2 बाय अंडर रूट 2 लेमडा। ऐसे क्वेश्चन आपके मेंस के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आसान है, और जनरली बच्चे रेशियो में गलती करते हैं। तो वैसे तो क्वेश्चन बहुत तेजी से लगाया जा सकता है इसको, पर मैं पूरी थ्योरी एक बार रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए। डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिपेंड करता है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पर, और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कहता है कि किसी भी मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव का वेवलेंथ होगा लेमडा एच बाई पी। पी संवेग है, संवेग को लिखते हैं अंडर रूट 2m के, जहां के क्या है काइनेटिक एनर्जी, के का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक, तो अगर के काइनेटिक एनर्जी है तो ये वैल्यू यहां पुट करके लिख सकते हैं h बाई अंडर रूट 2m के। अगर हम उसी पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को v पोटेंशियल से एक्सीलरेट करें तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो जाता है k इक्वल टू क्यू इंटू वी। सो इसी काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं अंडर रूट 2m क्यू वी। ठीक है, अब इनमें से हमें कौन सा यूज करना है, हम चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा E है, उसका तरंग दैर्घ्य डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ लेमडा है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को E बाई 4 कर दें तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना हो जाएगा। तो यानी कि हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड है एक दूसरे से, तो लेमडा इक्वल टू हो गया h बाई अंडर रूट 2m के। उसी इलेक्ट्रॉन की ही एनर्जी चेंज हो रही है, इसका मतलब है कि उसका मास चेंज नहीं हो रहा है, तो जो लेमडा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ अंडर रूट के। ठीक, प्रोपोर्शनैलिटी का यूज करेंगे और हम क्या करेंगे, हम रेशियो चेंज कर देंगे। कैसे, सेकेंड केस का वेवलेंथ डिवाइडेड बाय फर्स्ट केस का वेवलेंथ। वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि अगर हम ऊपर सेकंड केस का वेवलेंथ रखे हैं और नीचे फर्स्ट केस का वेवलेंथ रखे हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऊपर फर्स्ट केस का होगा और नीचे सेकंड केस का। तो अंडर रूट फर्स्ट केस की काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेकंड केस की काइनेटिक एनर्जी। सेकंड केस का वेवलेंथ निकाल रहे हैं, फर्स्ट केस का वेवलेंथ लेमडा दिया है। फर्स्ट केस की काइनेटिक एनर्जी है E और सेकेंड केस की काइनेटिक एनर्जी है अंडर रूट E बाई 4, तो E बाई 4 हो गया K2। 4 नीचे से ऊपर चला गया, अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2, अंडर रूट E अंडर रूट कैंसिल हो गया, सो लेमडा 2 इक्वल टू आया 2 टाइम्स ऑफ लेमडा। तो जो हमारा सोल्यूशन था एक्चुअली इतना ही था। ठीक है, पर थियरी समझने के लिए ये आप रिवीजन कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो गया 2 बाई 2 इंटू लेमडा। क्लियर है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन है, एन अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन आर एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटा एक्वायर्ड बाय अबव टू पार्टिकल्स विल बी। लीनियर मोमेंटा क्या है, मोमेंटम का प्लूरल फॉर्म है। एन अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है। एक अल्फा पार्टिकल और एक क्या है, प्रोटॉन, यानी एक अल्फा कण है और एक क्या है, प्रोटॉन। दो चीजें हैं, उन्हें हम से उनको रेस्ट से यानी विरामावस्था से समान विभवांतर द्वारा
त्वरित करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्वायर्ड बाय अबव टू पार्टिकल, उनके लीनियर मोमेंटम यानी रैखिक संवेग का अनुपात क्या होगा। तो रैखिक संवेग हम जानते हैं P होता है और P बराबर होता है mv, और P को गतिज ऊर्जा से रिलेट करते हैं तो फॉर्मूला आता है √2m के अभी पिछले वीडियो में देखा। और काइनेटिक एनर्जी अगर किसी चार्ज पार्टिकल को दो पॉइंट्स के बीच जहां पोटेंशियल डिफरेंस v हो एक्सीलरेट करते हैं रेस्ट से तो उनकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है qv। सो P बराबर हो गया √2m qv। P बराबर हो गया √2m qv। m क्या है, मास है, q चार्ज है, v पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया √m और q के, जहां m चार्ज है और q m मास है और q चार्ज है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ले तो हमारा सॉल्यूशन आ गया। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो ध्यान रखिए न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन, हीलियम एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो क्या बचेगा, सिर्फ न्यूक्लियस, उसे कहते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 एटॉमिक मास यूनिट यानी 4u, यूनिफाइड मास भी बोलते हैं इसको। और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 2 इलेक्ट्रॉन की कमी के बराबर यानी +2e, है ना। जबकि प्रोटॉन का मास होता है सिर्फ 1u और चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है +e, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर होता है। अगर हमको रेशियो चाहिए, रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटम, पहले कौन है, अल्फा पार्टिकल, फिर है प्रोटॉन, तो हम ऊपर रखेंगे मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, नीचे रखेंगे मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। ठीक, ऊपर अंडर रूट में रखेंगे मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्योंकि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मास हो गया 4u और नीचे हो गया √2 है, 4u और चार्ज हो गया 2e, नीचे रखेंगे तो मास हो गया 1u और चार्ज हो गया 1e, e कट गया, u कट गया, 4 2 जा 8 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, इसका मतलब हो गया 2√2/1। तो हमारा आंसर हुआ 2√2:1, 2√2:1, 2√2:1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा आंसर आया 2√2:1। क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट से, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 900 नैनोमीटर and intensity 100 watt per meter square is incident on a surface perpendicular to the beam. The number of photons crossing 1 centimeter square area perpendicular to the beam in 1 second is. जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2022 का, शिफ्ट 1 26 जुलाई में हुआ था, शिफ्ट 1 2022 यानी कोविड वाले पीरियड का टाइम का। क्वेश्चन में पूछा क्या है, पहले समझ लिए हिंदी में क्या करा। एक समांतर प्रकाश की किरण पुंज जिसका तरंगदैर्घ्य 900 नैनोमीटर है और तीव्रता 100 वाट तक मीटर स्क्वायर है, एक पृष्ठ पर लंबवत पड़ती है। द नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया क्षेत्रफल पर से क्रॉस होने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स यानी फोटॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। पहली बात तो आपको क्वेश्चन को रीड करना है, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में दिया है वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट है 900 नैनोमीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 9 × 10⁹ को लिख सकते हैं 900 × 10⁻⁹ मीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, फोटोन का वेवलेंथ मिल गया। इंटेंसिटी ऑफ लाइट दिया हुआ है 100 वाट पर मीटर स्क्वायर। आपको याद होगा अभी पीछे पढ़ रहे थे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट
टाइम। हमको चाहिए नंबर ऑफ फोटॉन। तो नंबर ऑफ फोटॉन कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ फोटॉन इंटू एक फोटॉन की एनर्जी hc/λ बराबर होनी चाहिए टोटल एनर्जी के, होना चाहिए। और टोटल एनर्जी किसके बराबर होगा? इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम के। तो n इंटू hc/λ बराबर होना चाहिए I इंटू ए इंटू टी के। क्लियर है? सो n बराबर इतना। अब टाइम कितना है? 1 सेकेंड, तो t की वैल्यू हो गई 1 सेकेंड। बाकी हमें सब कुछ दिया है, सबकी वैल्यू पुट कर दिया है ना, आ जाएगा। तो n बराबर हुआ I a, t की वैल्यू 1 सेकेंड, लेमडा नीचे से ऊपर गया, और बाई hc पुट कर दिए सबकी वैल्यू, आंसर। ठीक, I की वैल्यू आई 100, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को लिखेंगे 1 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। वेवलेंथ आपको दिया है 900 यानी 9 इंटू 10⁻⁷। h की वैल्यू और c की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। h की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू c की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका वैल्यू हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, इस कैलकुलेशन को करके और सही आंसर यहां से ढूंढ सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको आज ही की क्लास में समझाई हैं, और ये रहा जेईई मेंस का उस पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब मिलते हैं, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इसका आंसर करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आंसर कितना आया। ये क्वेश्चन हमने लिया है जेईई एडवांस 2022 के पेपर 2 से, जो कि रिलेटेड है वर्क फंक्शन, वेवलेंथ ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट और स्टॉपिंग पोटेंशियल से। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा। व्हेन लाइट ऑफ ए गिवन वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन ए, सॉरी ऑफ ए लिखा है, on a metallic surface, the minimum potential needed to stop the emitted photoelectrons is 6 volt. This potential drops to 0.6 volt if another source with wavelength 4 times that of the first one and intensity half of the first one is used. What are the wavelength of the first source and the work function of the metal respectively? hc/e की वैल्यू दी है 1.24 इंटू 10⁻⁶ जूल मीटर पर सेकेंड पर कूलम, और ये वैल्यू है। क्वेश्चन फिर से मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स समझा दे रहा हूं। व्हेन लाइट ऑफ ए गिवन वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन ए मेटेलिक सरफेस, जब एक किसी दिए गए तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ का कोई लाइट एक सरफेस पर, मेटल सरफेस पर पड़ता है, तो मिनिमम पोटेंशियल नीडेड टू स्टॉप द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, मिनिमम पोटेंशियल नीडेड टू स्टॉप द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ कितना, 6 वोल्ट, यानी फर्स्ट केस का स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है कितना, 6 वोल्ट, जब वेवलेंथ कितना है, लेमडा है। ठीक है, द पोटेंशियल ड्रॉप्स टू, कभी कभी फंसता है क्वेश्चन ड्रॉप्स टू और बाई में, कह रहा है ड्रॉप्स टू, इसका मतलब है पहले जो वैल्यू 6 थी वही वैल्यू 0.6 हो गई। इसका मतलब फंसाना होता तो क्वेश्चन और कैसे दे सकते, दिस पोटेंशियल ड्रॉप्स बाई 0.6, तो नई वैल्यू आती 6 माइनस 0.6 यानी 5.4, जबकि यहां कह रहा है ड्रॉप्स टू 0.6 यानी नया स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, सेकेंड केस का स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया 0.6 वोल्ट। कब इफ अनदर सोर्स विथ वेवलेंथ 4 टाइम्स दैट ऑफ द फर्स्ट वन, यानी सेकेंड केस का वेवलेंथ कितना है, फर्स्ट केस का 4 टाइम्स यानी 4 लैम्डा, एंड इंटेंसिटी हाफ ऑफ द फर्स्ट वन। तो हमें पता होना चाहिए कि जो प्रकाश की तीव्रता है यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, उस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। जानबूझ के
ये पॉइंट डाला हुआ है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, हम लोग ये बात जानते हैं। क्लियर है? व्हाट आर द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट सोर्स एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल रिस्पेक्टिवली। मेटल के वर्क फंक्शन और फर्स्ट सोर्स के वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सिर्फ दो बातें दी हैं। पहला, जब वेवलेंथ लेमडा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 6 वोल्ट है, और जब लेमडा 4 लेमडा है तो वेवलेंथ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.6 वोल्ट है। हम लोग जानते हैं कि आइंस्टीन के फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन यानी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ फोटॉन माइनस वर्क फंक्शन। के मैक्स की वैल्यू को हम लिख सकते हैं ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इधर हो जाता है एच सी बाई लेमडा माइनस वर्क फंक्शन फाई नॉट। क्लियर है? अगर हम इन दोनों इक्वेशंस में से ये वैल्यू यहां पर रखने की कोशिश करें तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा ई इंटू वी वन एच सी बाई लेमडा वन माइनस फाई नॉट। ठीक, अगर हम चाहें तो ई की वैल्यू इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो v1 बराबर हो गया एच सी बाई ई लेमडा बाई नस फाई बाई फाई नॉट बाई ई। जब 4 टाइम्स वेवलेंथ हो रहे हैं, जब वेवलेंथ को 4 टाइम्स कर दे, तरंग दैर्ध्य को बढ़ा के 4 गुना कर दे रहे हैं, तो सेकंड केस का वेवलेंथ हो गया v2, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया v2 एच सी बाई ई इंटू लेमडा 2। ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया, माइनस फाई नॉट बाई स्टॉपिंग इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई। दोनों केस में फिर वर्क फंक्शन पर चेंज नहीं होगा, क्यों? वर्क फंक्शन मेटल पर डिपेंड करता है और मेटालिक सरफेस वही है। क्लियर है? अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से घटाएं तो हमारा आएगा v1 माइनस v2, और वो वैल्यू इक्वल होगी फाई नॉट बाई ई। फाई नॉट बाई ई कैंसिल हो गया, एच सी बाई ई कॉमन ले लेंगे, एच सी बाई ई क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 1 बाई लेमडा 1 माइनस 1 बाई लेमडा 2। क्लियर है? बात समझ में आई? अगर ऐसा हुआ, अब v1 की वैल्यू है 6 वोल्ट, v2 की वैल्यू है 0.6 वोल्ट, एच सी बाई ई की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 1 बाई लेमडा 1 माइनस 1 बाई लेमडा 2 की वैल्यू रख देंगे। तो v1 की वैल्यू हो गई कितनी? v1 की वैल्यू हो गई 6 वोल्ट, v2 की वैल्यू हो गई 0.6 वोल्ट, बराबर एच सी बाई ई 1 बाई लेमडा 1 माइनस 1 बाई लेमडा 2। तो हो गया 6 माइनस 0.6 इज इक्वल टू एच सी बाई ई की वैल्यू दिया हुआ है 1.24 इंटू 10 पावर माइनस 6। 1 बाई लेमडा 1 की जगह लिखेंगे 1 बाई लेमडा, और माइनस 1 बाई लेमडा 2 की जगह लिखेंगे 1 बाई 4 लेमडा। क्लियर है? तो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, हो जाएगा 5.4 इक्वल टू 1.24 इंटू 10 पावर माइनस 6, और लेमडा और 4 लेमडा का एलसीएम 4 लेमडा, 4 माइनस 1 यानी 3। सो लेमडा इक्वल्स टू आया 1.24 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू 3 बाई 4 इंटू 5.4। ठीक, इतनी बात समझ में आई? कैसे? ये सिंपल, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण यानी फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के अनुसार मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इक्वल होता है डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन और वर्क फंक्शन के बराबर। यानी अधिकतम उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित फोटोन की ऊर्जा और फोटोन और इलेक्ट्रॉन के कार्यफलन के अंतर के बराबर होता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको हम V0 लिखते हैं जनरली, यहाँ V लिखे हैं क्योंकि V1 V2 दिया हुआ था। एच सी बाई लेमडा में लेमडा तरंगदैर्ध्य होता है। जब लेमडा तरंगदैर्ध्य की लाइट आती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 6 वोल्ट है,
और जब 4 लैम्डा तरंग दैर्ध्य की लाइट आती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.6 वोल्ट है। तो दो इक्वेशन बनाए, दोनों की वैल्यू को डिफरेंस कर दिए, फाई नॉट वाला टर्म कट गया, ये वैल्यू है, इसकी सबकी वैल्यू रखे। hc/e की वैल्यू हमें दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होता तो h प्लैंक कांस्टेंट था, c स्पीड ऑफ लाइट था और e एक इलेक्ट्रॉन पर प्रेजेंट चार्ज की वैल्यू थी। सबकी वैल्यू पुट कर दिए, अब आंसर आ गया। कैसे आया? चाहे तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, पर मैं ही कर दे रहा हूं। 124 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 540, ठीक। 18 तिया 54, 18 तिया 54, तो 3 से काट दिए, 3 इसको काटे 18 इंटू 0 180, ठीक। क्लियर है इतनी बात? 4 से काटे, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31 बाई 18 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा, 0 एक नीचे से ऊपर गया तो -7। 31 बाई 18 ऑब्वियस सी बात है, 18 दूनी 36, 2 से ज्यादा 2 गुना तो नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो या तो ए ऑप्शन सही होगा या तो डी ऑप्शन सही होगा। अब एग्जैक्टली कौन सा सही होगा वो पता चलेगा जब हम वर्क फंक्शन निकालेंगे। तो बी और सी क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक। अब वर्क फंक्शन कैसे निकालेंगे तो देखिए, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? hc/λ माइनस स्टॉपिंग पोटेंशियल EV0 नॉट कर सकते हैं, क्योंकि अब ये एग्जैक्ट हो गया आपका। V0 क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। किसी भी एक केस का, तो जिस केस का वेवलेंथ लेंगे उसी केस का V0 लेंगे। वेवलेंथ की वैल्यू यही होगी, चाहिए वाली, दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। तो चलिए रख देते हैं। फाई नॉट की वैल्यू में hc की वैल्यू हमारे पास है, hc बराबर 1.24 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ई, तो E इंटू 1.24 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ की वैल्यू, चाहिए वाली दोनों सेम है, तो एक ही वैल्यू रख देते हैं, 1.72 इंटू 10⁻⁷, ठीक। hc/λ माइनस ई इंटू V0, किस केस का वेवलेंथ रखे हैं? फर्स्ट केस का, क्योंकि सेकंड केस का वेवलेंथ 4 लैम्डा था, तो 4 नहीं रखे हैं ना, इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी फर्स्ट केस का जो कि 6 है वही रखेंगे। ई को ले लिए कॉमन, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 124, ये हो गया 172, 10⁻⁻6 -7 और 6 कटा तो माइनस का 1 नीचे बचेगा, नीचे से ऊपर गया तो 1 हो गया, तो 1240 -6, इसको सॉल्व कर लीजिए, ई इंटू ये वैल्यू सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक। 172 और 40 को 124 को क्या करेंगे? सॉल्व कर सकते हैं। वैसे 3 से कटेंगे, वैसे मैं अलग कर दे रहा हूं आपके लिए, तीन से काट दिए, 3 चौक 12, नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 तिया 12, ठीक, 4 एकम 4 और 0, 4 चौके 16, एक बचा 12, 4 तिया 12, कट गया। क्लियर है? बात समझ में आई? अब इसको और सॉल्व करिए, कटेगा नहीं तो अब भाग कर दीजिए, 43 से डिवाइड कर दिए किसको? 310 को, एक बार में जाएगा नहीं, तो सीधे सीधे ऑब्वियस सी बात है पूरा डिवीजन करेंगे। क्लियर? अब ये काम आपको सेल्फ करना होगा, मैं नहीं करने वाला, ठीक, छोड़ ही दे रहा हूँ, फालतू में टाइम वेस्ट हुआ। क्लियर है? अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, आप चेक कर लीजिएगा कि ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन डी सही है। इस तरीके से एडवांस के क्वेश्चन भी होते हैं, टफ होते हैं थोड़े से, पर अगर आपको पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज्ड है तो आप आसानी से एडवांस के क्वेश्चंस भी
कर सकते हैं। अभी मैं आपको एडवांस के क्वेश्चन इसलिए नहीं करा पाता जनरली, क्योंकि एक क्वेश्चन करने में कई बार हमें अलग अलग कई चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, और क्योंकि मैंने अभी सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ाए हैं इसलिए मैं एडवांस के क्वेश्चन अभी नहीं करा रहा हूँ। पर आगे आने वाले टाइम्स में हम लोग एडवांस का क्वेश्चन भी करेंगे जब एक बार पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे तब। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ते रहिए। अब अगली क्लास हमारी जो होगी वो स्टार्ट होगी एटम एंड न्यूक्लियाई पर बेस्ड। किस पर बेस्ड? एटम्स एंड न्यूक्लियाई, परमाणु और नाभिकीय संरचना पर आधारित चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगला क्लास में। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।